देखिए, क्लास 12 बिजनेस स्टडी का अपना टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बीच कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो अभी हमारे पास रिवीनिंग बचे थे, जिनको हम अपनी इस क्लास में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक पॉइंट आता है उत्पीड़न। देखिए, इससे पहले हमने एक शब्द समझा था स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति को एक बार फिर थोड़ा सा रीडिस्कस करने के बाद फिर इन टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति का अर्थ ये था कि जब एक पर्सन किसी व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखता है तो उसकी स्वीकृति फ्री माइंड होनी चाहिए। मीन्स किसी प्रकार का कोई प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो और कोई ऐसे कार्य या हरकतें नहीं होनी चाहिए जिसमें वो व्यक्ति अपने आप को मेंटली टॉर्चर या फिजिकली टॉर्चर समझकर आपको अपनी स्वीकृति प्रदान करे। तो मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर करने से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट भी है, जिसमें सबसे पहला आता है उत्पीड़न। उत्पीड़न का मीन्स हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जब किसी व्यक्ति को डराया जाता है, धमकाया जाता है, हम किसी प्रकार की इस तरह से उसे टॉर्चर या प्रेशराइज करते हैं, धमकियां देते हैं और यदि उनसे कोई स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम उत्पीड़न का शब्द कहते हैं, जो पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के अंदर इसको बिल्कुल ही गलत माना गया है। दंड विधान के अंतर्गत इस प्रकार के कार्य करने पर दंड के पात्र माने जाते हैं लोगों को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उत्पीड़न है, जो किसी प्रकार से व्यक्ति को डराया जाए, धमकाया जाए, उसके बाद यदि किसी कोई स्वीकृति प्राप्त की जाए तो उसे हम उत्पीड़न का रूप कहेंगे। दूसरा आता है अनुचित प्रभाव। देखिए, अनुचित प्रभाव का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पद का गलत फायदा उठाते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि जब दो व्यक्तियों के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन हो कि जो एक उच्च स्तरीय पद पर, एक निम्न स्तरीय पद पर, जैसे मान लीजिएगा एक टीचर एंड स्टूडेंट की बात करते हैं, तो हम इस एक रिलेशन को देखते हैं तो टीचर का जो पद है वो कई हद तक स्टूडेंट से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने पद का गलत उपयोग करके, जैसे कोई टीचर है, आपको जबरदस्ती कोई बात कर रहा है कि नहीं आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तो वो उस स्थिति में थोड़ा सा अनुचित प्रभाव कहा जाता है। जब हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि जब दो व्यक्तियों के मध्य पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, मतलब अपने पद का गलत उपयोग करते हुए यदि आप स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करते हो तो उसे हम कहेंगे अनुचित प्रभाव। नेक्स्ट आता है कपट। कपट आप लोगों ने सुना होगा, एक फ्रॉड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। फ्रॉड यानी धोखा। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ धोखा करता है और धोखे करने का उद्देश्य यही था, मतलब किसी के साथ कुछ ऐसी हरकतें हो जाए जिसका उद्देश्य धोखा करना है, मतलब गलत उद्देश्य से, अपना उद्देश्य जैसे किसी का नुकसान करना है और यही उद्देश्य करके यदि हम उसके साथ में कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन या ऐसा कोई व्यवहार करते हैं तो उसे हम कपट कहते हैं। कपट का मतलब एक विश्वासघात भी हम समझ सकते हैं, धोखे से भी इसका अर्थ समझ सकते हैं। एक आता है मिथ्या वर्णन। देखिए, मिथ्या वर्णन और कपट में थोड़ा सा फर्क है। कपट में जो आप सामने वाले व्यक्ति के साथ में कर रहे हो वो जानबूझ के कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यदि हम समझते हैं कि मान लीजिए आपकी दुकान में कोई कस्टमर आया है और आप उसको कोई सामान दे रहे हो, आपको पहले से पता है कि डिफेक्टिव गुड्स हैं, आप ये जानते भी हो कि ये उस पर्सन के लिए प्रॉपरली काम नहीं करेगा, हम जानते हुए उसको वो चीज़ दे देते हैं, हमारा उद्देश्य यही था कि उस व्यक्ति को धोखा देना है, तब तो वो कपट है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है जब हमें पता नहीं है, हम नहीं जानते कि ये सामने वाले के लिए कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, गलती से अज्ञानतावश जब कोई इस प्रकार की घटना हो जाती है तो उसे मिथ्या वर्णन कहते हैं। वही एग्जाम्पल जो हमने कपट के लिए समझा था उसको यहाँ पे मिथ्या वर्णन के लिए समझता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कस्टमर आया, आपने उसे कोई वस्तु दे दी, आप नहीं जानते थे कि वो डिफेक्टिव है और इवन सामने वाला भी नहीं जानता था। जब उसने देखा तो उसको भी वो चीज़ समझ में नहीं आई कि ये माल डिफेक्टिव है। वो लेके घर गया और घर जाने के बाद जब उसको पता चला कि यार ये माल तो डिफेक्टिव है, तो उसे हम कपट नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य उसको धोखा देना नहीं था, आपका उद्देश्य उसका नुकसान करना नहीं था, कारण गलतीवश हुआ है, अज्ञानतावश हुआ है, तो उसे बोलते हैं मिथ्या वर्णन। एक आता है गलती। गलती या भूल जिसको हम कहते हैं, मिस्टेक जिसको कहेंगे। बाय मिस्टेक हो गया, आपने कहा किसी और को था, किसी और ने समझ लिया है और किसी का नुकसान हो जाए। आप कहना कोई और चाहते थे, कहा कुछ और है, आपको काम करना कुछ और था, कर कुछ और दिया है, तो जो गलती है, गलती का मतलब अज्ञानतावश हो जाती है। गलती इंसान जानबूझकर नहीं करता है।
क्योंकि मानव स्वभाव है, कई ऐसी चीज़ें होती है भूल जाते हैं। मान लीजिए आपको आप मार्केट जा रहे थे, आपके पास में पड़ोस वाले भाई साहब ने, आपके आंटी जी ने कहा बेटा आप मार्केट जा रहे हो, मेरे लिए 1 किलो केले ले आना। आप मार्केट गए, आपका उद्देश्य भी था उनका केला लेके आना, लेकिन बाई दी में आप भूल गए, मिस्टेक हो गई। तो वो आपने जानबूझकर नहीं की है, वो गलती है। अब गलती की स्थिति के अंदर जो पीड़ित पक्षकार है, जिसका नुकसान हुआ है, वो चाहे तो केस कर सकता है। ये उस पर डिपेंड होता है कि वो सामने वाला व्यक्ति भी चाहता है तो केस कर सकता है, बाकी यदि नहीं करना चाहे तो वो उसकी इच्छा है। तो गलती का मतलब जानबूझकर नहीं होता, अज्ञानतावश होता है। नेक्स्ट आता है प्रतिफल। देखिए, जो आपने वचन दिया है, जो प्रस्ताव रखा, स्वीकृति हुई, जो आपका वचन बना है, उसका कोई ना कोई प्रतिफल होना चाहिए, कंसिडरेशन। जैसे आप मार्केट गए थे, आपको कहा कि आप 1 किलो केले ले आना, तो उसके बदले में आपको 5 रुपये दिए लाने के लिए, मतलब उसके बदले में आपको कंसिडरेशन प्राप्त हुआ है, प्रतिफल प्राप्त हुआ है। तो प्रतिफल का मतलब कुछ ना कुछ आपको वहाँ से प्राप्त होगा। जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो, जो आपने प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस के अगेंस्ट आपको कुछ रिटर्न में मिलता है, और जो रिटर्न होता है वही आपका कंसिडरेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है संयोगिक अनुबंध। देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। संयोगिक अनुबंध हमेशा भविष्य के लिए किए जाते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो इन फ्यूचर करोगे, और हमारे पास कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो कई घटनाओं पर घटित होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सट्टा खेलना, हॉर्स राइडिंग में बैटिंग करते हैं लोग। बैटिंग करने का मतलब होता है हॉर्स राइडिंग में पैसा लगाते हैं, घोड़ों को पैसा लगाया जाता है कि मेरा ये घोड़ा जीत जाएगा, या किसी पॉइंट पे सट्टा लगाया जाता है। तो जो सट्टा लगाने से रिलेटेड है, इन फ्यूचर जो कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करते हैं, उन्हें बोलते हैं संयोगिक अनुबंध। जो घटनाओं पर डिपेंड करते हैं तो उन्हें हम संयोगिक अनुबंध कहेंगे। जैसे हमारे पास में ये जो इंश्योरेंस वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे संयोगिक अनुबंध है, क्योंकि उसमें भी तो एक घटना पर निर्भर है कि आपने बीमा कराया है, क्यों कराया, यदि नुकसान हो गया तो पैसा मिल जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो वो एक इंश्योरेंस वगैरह है, तो वो एक संयोगिक अनुबंध के एग्जाम्पल माने जाते हैं। फिर आता है जितना काम उतना दाम। देखिए, जब कभी कोई अनुबंध भंग हो जाता है, अनुबंध भंग होने का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को बुलाया, बाय लेबर वर्क करने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया, और आपने कहा कि आपको हमारे घर पे एक गड्ढा खोदना है 4 फीट। ये 4 फीट खोदने के लिए मैं आपको 500 रुपये दूंगा, ठीक है। अब किसी कारणवश वो नहीं खोद पाया, और जो आपने टाइम पीरियड बताया था कि आपको 6 घंटे में ये काम पूरा करना है, और उस टाइम पीरियड के अंदर मान लीजिए वो व्यक्ति काम नहीं कर पाया है, मतलब आपका अनुबंध भंग हो गया। अब भंग होने की स्थिति के अंदर उस व्यक्ति ने जितना काम किया है उतना वो पैसा पाने का अधिकारी है। यदि उसने 1 फीट खोदा है तो 1 फीट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके उसका पैसा देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब होता है कि जो पीड़ित पक्षकार है उसने जितना काम कर लिया या जितना उसका नुकसान हुआ है वही उसे प्राप्त करने का अधिकार होता है। कोर्ट उसे वही पैसा दिलाती है जितना उसका नुकसान हुआ है। नेक्स्ट आता है निषेधाज्ञा। इंजंक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। निषेधाज्ञा का मतलब होता है कोर्ट का एक फैसला है। जब कोई कोर्ट किसी बात पर फैसला कर लेती है, जैसे मान लीजिए आपके कोई एग्ज़ाम था और उसका पेपर लीक हो गया, कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, तो वो जो कोर्ट का फैसला आया है उसे हम निषेधाज्ञा बोलते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि मान लीजिए कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है जो विवादास्पद है, विवाद चल रहा है, कोई कहते हैं ये हमारा है, कोई कहते हैं ये हमारा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। मान लीजिए एक ज़मीन का टुकड़ा है, 2 पर्सन है, ए और बी, और दोनों के घर के बीच में है। अब ए कहता है कि ये मेरे पूर्वजों की ज़मीन है, बी कहता नहीं है तो मेरे पूर्वजों की ज़मीन है। अब उस स्थिति में यदि ए काम स्टार्ट करता है तो बी उस पर स्टे ले आता है। स्टे लेने का मतलब कोर्ट से उस पर रोक लगा लेता है। वो अपने एविडेंस कोर्ट में पेश करता है, कोर्ट उसको देख के कहती है कि नहीं, अब जब तक इस ज़मीन का फैसला नहीं हो पाता आप इस पर कोई निर्माण नहीं करोगे। अब हम यही पॉइंट हम जैसे राम मंदिर वाली बात आपके सामने रखते हैं। आज से कितने ही वर्षों पहले की बात है, जो राम जन्मभूमि की बात करते तो वहाँ पे यही चल रहा था ना कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो कहते थे यहाँ राम मंदिर है, मुसलमान कम्युनिटी कहते नहीं यहाँ बाबरी मस्जिद है। दोनों के बीच का यही कंट्रोवर्सी चल रही थी, कोर्ट में यही केस चल रहा था कि यहाँ क्या होगा। जब कोर्ट ने फैसला दे दिया कि आप यहाँ ये बना लो, आप वहाँ ये बना लो, तो अब आपका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ है। तो जो कोई फैसले कोर्ट दे देती है उसे बोलते हैं निषेधाज्ञा।
नेक्स्ट आता है क्षतिपूर्ति या हानि रक्षा अनुबंध। देखिए क्षतिपूर्ति या हानि रक्षा अनुबंध का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति को उसकी हानि के संबंध में वचन दिया जाता है, कि जैसे आपको कहा कि ऐसी स्थितियां जिसमें आप हानि के विरुद्ध कहते हैं, जैसे मान लीजिए दो पर्सन है कि ए और बी, ए को सी ने गारंटी दी या सी ने गारंटी ऐसा कहा कि यदि आपको किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हम करेंगे, तो वो होता है जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाली बात है कि यदि आपको कोई नुकसान होता है तो आपका उसका पेमेंट हम करेंगे, तो वो हानि रक्षा होता है। नेक्स्ट आता है गारंटी। बहुत अच्छा शब्द है, आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। गारंटी का मतलब होता है कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस प्रकार का वचन देता है कि उसका दायित्व का भुगतान को तीसरा पर्सन करेगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए मुझे आपसे पैसे की आवश्यकता थी, मैं आपके पास आया, मैंने आपको कहा कि मुझे 10,000 की आवश्यकता है, आपने कहा ठीक है सर कोई इशू नहीं, आप लेके जाओ, लेकिन आप पैसा दे दोगे, ये इसकी क्या गारंटी है? आप कोई रेफरेंस लेके आओ, आप मुझे वापस रिटर्न करोगे, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपका कोई रेफरेंस लाओ, आपने नहीं दिया तो मैं किसको पकड़ूं? तो उस स्थिति में मेरा किसी पर्सन ने रेफरेंस दे दिया, एक ही पर्सन था जो आपको ये वचन देता है कि आप इन्हें पैसा दे दीजिएगा, यदि ये नहीं देंगे तो मैं दूंगा। गारंटी का मतलब ये होता है कि जब कोई पक्षकार अपने दायित्व का भुगतान नहीं करता है तो तीसरा पक्षकार उस दायित्व का भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हो जाता है, उसे हम बोलते हैं गारंटी का अनुबंध। ठीक है। विशिष्ट गारंटी, देखो गारंटियाँ कुछ अलग अलग प्रकार की हैं। विशिष्ट गारंटी का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल समझा, उसमें पर्टिकुलर मेरे द्वारा आपसे लिए गए ऋण की गारंटी दी गई है, तो विशिष्ट गारंटी कहलाती है। एक होती है चालू गारंटी। चालू गारंटी मतलब एक लॉन्ग टर्म तक चलने वाली गारंटी है। जैसे मैंने कहा मैं आपका माल वहाँ भिजवा दूंगा, मैंने कहा आपका माल मैं जयपुर भिजवा दूंगा, मैंने भिजवा दिया, फिर जयपुर से वो माल दिल्ली भिजवाना है, दिल्ली से वापस उसको मेरठ भिजवाना है, तो कहने का मतलब एक कंटिन्यू चलता रहता है। एक गारंटी ऐसी है जो कंटिन्यू इसी माल पर आगे गारंटी दिए जा रहे हो, तो कंटिन्यू गारंटी कहलाती है, चालू गारंटी कहलाती है। फिर आता है आपका निक्षेप अनुबंध, काफ़ी हद तक अच्छा अनुबंध कहलाता है। निक्षेप अनुबंध का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति के पास रख कर जाता है। मान लीजिए मैं आपके पास मेरी बाइक रख करने आया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे जाना बाय ट्रेन है, मेरी बाइक थी, मैं आया आपके पास में, मैंने कहा कि मैं 10 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, मेरी बाइक आपके घर रख दीजिएगा। तो इस प्रकार का जो अनुबंध होता है कि जब एक व्यक्ति अपनी कोई वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति के पास केवल सुपुर्दी मात्र के लिए रखता है, केवल ऐसे ही आपके पास रखने के लिए आया है, रख दिया है, वो एक निक्षेप अनुबंध कहलाता है। इसमें आता है निक्षेपी और निक्षेप ग्रहीता। निक्षेपी का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति द्वारा वस्तु रखी जाती है उसे निक्षेपी कहते हैं। जैसे मान लो मैं आपके पास आया था, मैंने आपके पास अपनी बाइक रखी है, तो मैं निक्षेपी या निक्षेप करता कहलाऊंगा, और आपने अपने पास मेरी बाइक रखी है, आपके घर पे मेरी बाइक पड़ी है, तो आप निक्षेप ग्राही कहलाओगे। नेक्स्ट आता है निःशुल्क निक्षेप और सशुल्क निक्षेप। देखिए निक्षेप का मतलब होता है वस्तु किसी के पास रखना, उसमें 2 पॉइंट आते हैं, एक तो निःशुल्क यानी फ्री में, और एक सशुल्क मतलब विथ फी। फ्री का मतलब होता है कि मैं आपके घर पे रख के गया, इसके बदले मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ मैंने मेरी संपत्ति थी, मेरी बाइक थी, आपके घर रख दी और मैं चला गया वहाँ से। एक होता है मैं आपको बाइक रख रहा हूँ, उसके बदले में कुछ पैसा देता हूँ। जैसे आपने पार्किंग देखा होगा, पार्किंग के अंदर कई ऐसे पेड पार्किंग होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन के बाहर आपने देखा होगा पेड पार्किंग, जहां आपने अपनी गाड़ी खड़ी रखी, तो वो आपको रसीद बना के दे देगा कि भैया आपने इतने टाइम तक आपको खड़ी करनी है, तो आपको इतना पैसा पेड करना होगा। तो वो एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी होता है निक्षेप ही है। आप अपनी संपत्ति वहाँ रख कर जा रहे हो, कुछ समय के लिए वापस आकर उसको ले लिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में आपको पैसा देना है। तो वो था सशुल्क। और निःशुल्क का मतलब जहां आप फ्री में रख कर जा रहे हो, आपने ऐसे ही रख दिया है, उसके बदले में आपको कुछ देना नहीं पड़ा है, तो वो होता है निःशुल्क। एक आता है ग्रहणाधिकार, बहुत अच्छा शब्द है ग्रहणाधिकार। ग्रहणाधिकार का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने अपनी संपत्ति आपके पास रखी है और उससे रिलेटेड कुछ शर्तों का निर्माण किया गया, जब तक मैं आपकी सारी शर्तें पूरी नहीं करता हूँ तब तक वो वस्तु आप मुझे वापस नहीं दोगे। जब तक मैं आपकी शर्तें वापस पूरी नहीं करता हूँ तब तक वस्तु का अधिकार मतलब वस्तु आप मुझे नहीं लौटाते हो, उसे ग्रहणाधिकार कहते हैं।
ऋणाधिकार के बाद हम बात करते हैं गिरवी। देखिए बहुत अच्छा शब्द है गिरवी। गिरवी का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति से लोन लिया जाता है, जैसे मैं ही आपके पास में आया, मैंने आपको कहा कि मुझे आपसे पैसा चाहिए, आपने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं ले जाओ पैसे की, कहाँ मना है आपको, लेकिन आपको कुछ वस्तु यहाँ रखनी पड़ेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मेरा फ़ोन आपके पास रखता हूँ, मैंने अपना फ़ोन आपके पास रख दिया, आपसे 5,000 लेके चला गया। तो वो जो मैंने आपके पास संपत्ति रखी है उसे कहते हैं गिरवी रखना। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपका गिरवी का तात्पर्य हम यहाँ ये समझते हैं कि हमारे द्वारा कोई वस्तु किसी व्यक्ति के पास जमानत के तौर पे, प्रतिभूति के तौर पे रखकर जाना, वही आपकी गिरवी कहलाती है। अब गिरवी से संबंध में भी दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है गिरवी कर्ता, एक होता है गिरवी ग्राही। गिरवी कर्ता मतलब जो व्यक्ति गिरवी रखना चाहता है, जैसे मैंने आपके पास कोई संपत्ति रखी है तो मैं आपका गिरवी कर्ता होगा और आप गिरवी ग्राही होंगे जिसके पास वस्तुएं रखी जाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं, एजेंसी और एजेंट। एजेंसी का मतलब होता है कि एक ऐसा संबंध है जिसका प्रतिनिधि और प्रधान दोनों के बीच का एक संबंध कहलाता है। जैसे देखिए प्रधान यानी जो व्यक्ति अपना काम कर रहा है उसके नीचे एजेंट रखे जाते हैं, प्रतिनिधि मतलब वो कंपनी या उस काम को प्रेजेंट करने वाले हैं। जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, जो प्रधान है जिसके अंदर लोग काम करते हैं, उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, उस कंपनी के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट खुद करते हैं, उसे हम एजेंट कहते हैं। और उस एजेंट का जो कंपनी के प्रति जो संबंध है उसी को हम एजेंसी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक के अंदर इसके कुछ प्रोविजन समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। यदि कोई डाउट आते हैं आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। धन्यवाद।